कर रहे हैं किसी की, है ना, निशा ने कुछ बोला, मैंने नकल की, तो मैं लिप्स नहीं देख पाऊंगी अपने, तो माउथ यानी जहां आप इमिटेट कर रहे हैं लेकिन वो आप खुद को देख नहीं सकते उस सिचुएशन में, तो ये इनविजिबल इमिटेशन है। ठीक, यानी इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसे पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज करना दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी, सच एज द माउथ, माउथ है, आईज है, आप अपनी आंखें थोड़ी देख लोगे, ठीक है ना, तो ये इनविजिबल इमिटेशन कहलाएगा। विजिबल इमिटेशन क्या है? इमिटेशन विद पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन सी, सच एज द फीट एंड हैंड्स। जो नकल, इमिटेशन का मतलब है नकल या फिर हम कहें अनुकरण, आप अपने हाथों से अपने पैरों से कर रहे हैं वो तो आप देख पाएंगे, ठीक, तो वो विजिबल हो गया। सिंपल, दोनों ही बातें सही है, इसमें कोई भी कुछ ऐसा है नहीं। एक होता है हम डेफर्ड इमिटेशन पढ़ते हैं, डेफर्ड इमिटेशन बेसिकली आप इमिटेट कर रहे हैं कुछ देर रुक के, वो दोनों प्रकार का हो सकता है, इनविजिबल भी और विजिबल भी, है ना। डेफर्ड इमिटेशन क्या, बच्चे ने देखा जन्म से 2 वर्ष के बीच में वो होता है कि मम्मी एक दिन लिपस्टिक लगा रही थी, अब किसी और दिन बच्चा लिपस्टिक लगा करके आपको पूरे फेस पे नजर आया, है ना, आंखों पे लिपस्टिक, होठों पे काजल, ऐसा कुछ उसने बना दिया, ठीक, क्योंकि एक दिन मम्मी को देखा था ये करते हुए या पापा को देखा था शेविंग करते हुए, तो वो डेफर्ड इमिटेशन है, किसी और दिन उसने किया, तो वो इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी हो सकता है। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा पहले, तो एक लेंथी सा क्वेश्चन है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हंस रहे हो, बहुत बढ़िया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात, क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों डांस कर रही हो, यहाँ करके दिखाओ सबको, आ जाओ जल्दी जल्दी, हम भी देखेंगे। वो नहीं होता क्लासरूम में फिर एक बच्चा हंस ले, मैडम बुला लेती थी या सर बुला लेते थे, हमें बताओ कौन सी बात है जिसपे हंसी आ रही है, हम भी सुनेंगे, है ना। देखो एक बार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ पीयर रिलेशंस। बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। यानी चाइल्डहुड की बात चल रही है, चाइल्डहुड समझते हैं आप लोग 2 से 12 साल, अर्ली और लेटर दोनों प्रकार के चाइल्डहुड इसके अंदर आ जाते हैं। तो 2 से 12 साल जब चाइल्डहुड की बात हो रही है, यानी 2 से 12 साल तक के बच्चे की बात हो रही है, 12 साल के बाद वाला जो बच्चा है वो बच्चा नहीं रह जाता, फिर टीनेजर बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से 12 वर्ष में साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, मन और समाज, तो बच्चे का मन और समाज में जो घुलना मिलना है उसके साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है, साइको सोशल डेवलपमेंट की थियोरी एरिक एरिक्सन ने दी है ना, 8 स्टेजेस हैं उसमें। तो ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड है, व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर रिलेशंस, आपस में बच्चों का जो पीयर रिलेशंस का संबंध है, सहपाठी संबंध है, उसका प्रभाव सकारात्मक क्या पड़ता है। इसी में गैंग एज आती है, 6 से 12 वर्ष में बच्चे ग्रुप में खेल रहे होते हैं, तो साथ में रहने का बच्चों के साथ या अपने सहपाठियों के या क्लासमेट्स के साथ क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज द चिल्ड्रन बिगिन टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस, द पीयर ग्रुप ओपन्स अप न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। यानी जैसे जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि कोई प्ले में जाएगा, फिर फर्स्ट क्लास में जाएगा, पहले तो वो घर में ही रहता है जब जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, ठीक, सहकर्मी समूह नए दृष्टिकोण खोलता है, नया पर्सपेक्टिव मिलता है, सारी शरारतें और बहुत सारी अच्छी चीजें हम क्या है स्कूल में देख के लाते हैं। मम्मी मेरा दोस्त ये वाली डिश लेके आता है, ऐसा पराठा लाता है, आप तो ऐसा बनाती हो, तो बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके लिए खुलती हैं, नया पर्सपेक्टिव दिखता है उसको स्कूल में जाकर के, एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। और कई बार बातों में भी हम एक दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर अपने आप चूज करते हैं हमारे लिए क्या सही है, तो ये बात तो सही है। सेकेंड है स्टेटमेंट, टेंडेंसी टू रीइंफोर्स अनफेवरेबल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अ मेंबर ऑफ सर्टेन रेशियल एंड एथनिक ग्रुप। यानी कुछ नस्लीय और जातीय समूहों के किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति। यानी हमने मान लिया कि इस जाति, इस समूह के लोग जो हैं इनका हम मजाक उड़ाएंगे या फिर नेगेटिव अनफेवरेबल एटीट्यूड रखेंगे क्योंकि हमारे दोस्त रख रहे हैं, तो ये एकदम पॉजिटिव नहीं है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे 4 दोस्त हैं जो एक कम्युनिटी से आते हैं और हम किसी और कम्युनिटी का मजाक उड़ाएं, किसी और जगह से आए हुए बच्चे का मजाक उड़ाएं, कोई बच्चा बिहार से है तो उसको कोई पर्टिकुलर शब्द कह करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई बच्चा कहीं और से है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये हमने अपने दोस्तों में जो बुलिंग एक तरह से होती है वो सब सीखना, वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है जो कि यहां दिया हुआ है, केवल 1। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताएंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड रूटीन्स। यानी कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लियर रूल्स और रूटीन्स का फायदा क्या है कि हमने रूल्स सेटअप किए हुए हैं, दिनचर्या स्थापित की हुई है, स्पष्ट नियम स्थापित किए हुए हैं कि क्लास में जो है
एक बार ही जा सकते हो। आप देखेंगे बार बार अगर आप कहते हैं वॉशरूम जाना है मैम, वॉशरूम जाना है, तो मैम कहेंगे चुपचाप से बैठ जाओ, नेक्स्ट क्लास में जाना, लंच में करना। लंच अगर आप क्लास में खोल करके लंच करने लग जाएंगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्लियर रूल्स हैं कि लंच के टाइम पे लंच करना है ना। पानी भी पूछते हैं तो आप पूछ के पीते हैं कई बार टीचर से, तो क्लियर रूल्स और रूटीन कि ये वाला पीरियड मैथ्स का है, ये वाला पीरियड इसका है, ठीक है ना। हाँ नोटिस आएगा अबीर, सितंबर एंड या अक्टूबर में तो आ ही जाना चाहिए, जो सीटेट का नोटिफिकेशन है। चलिए फटाफट से बताइएगा। तो अगर हम देखें क्लियर रूल्स और रूटीन्स का फायदा क्या है, टू एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर कंप्लायंट एंड ओबीडियंट, कि बच्चे आज्ञाकारी बने, तो ये एकमात्र तरीका है। देखते हैं इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है कोई। सेकंड ऑप्शन है टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, यानी एक संरचित वातावरण, एक स्ट्रक्चर्ड वातावरण बने जो एक संरचना में वर्क करे, दैट सपोर्ट्स कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, यानी इफेक्टिवली प्रभावशाली ढंग से। ये नहीं आज फर्स्ट पीरियड इसका, कल किसी और का, परसों किसी और का, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस ठीक है थोड़े बहुत, या आज 5 पीरियड होंगे स्कूल में आएंगे, तो इतना अटपटा नहीं, एक स्ट्रक्चर एक रूटीन का होना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, उससे सीखने का जो समर्थन कर पाएगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी व्यवस्था है स्कूल की, वो प्रभावी साबित हो पाएगी। टीचर्स को भी पता है इस टाइम स्कूल आना है, इस टाइम ये क्लास होगी मेरी, इस टाइम ये क्लास होगी, टीचर्स के पास भी टाइम टेबल है, आपके पास भी टाइम टेबल है, तो वो एक स्ट्रक्चर होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको पता है 9 बजे क्लास होगी, है ना, कभी 9 बजे हो जा रही है क्लास, कभी 8 बजे हो रही है, कभी 5 बजे हो रही है, कभी 6 बजे हो रही है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, आपको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए टाइम टेबल हेल्प कर जाएगा। ठीक। टू लिमिट स्टूडेंट फ्रीडम, बच्चों की फ्रीडम काटनी है, नहीं वो नहीं है। टू रिड्यूस टीचर इंटरवेंशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। इसलिए हम क्लासरूम मैनेजमेंट में रूटीन और टाइम टेबल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट, ऐसे बोलते हैं उसको, जिसमें ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, टर्म 1 टर्म 2 वाले। फॉर्मेटिव है जिसमें बाकी एक्टिविटीज वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। रचनात्मक का मतलब है जहां रचना हो रही है, जहां एक्टिविटी हो रही है। ठीक। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो एस से हो गया, हाफ ईयरली ईयरली एग्जाम क्या है, एस से में आएंगे। फिर आते हैं अब मिड टर्म एग्जाम यूज टू डिटर्मिन फाइनल ग्रेड। फाइनल ग्रेड के लिए मिड टर्म एग्जाम हो रहा है, यानी हाफ ईयरली, ये भी एस से का पार्ट है। अ क्विज गिवन एट द एंड ऑफ अ लेसन टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ का आकलन करने के लिए क्विज दे दी गई, एक प्रश्नावली दे दी गई कि 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो चैप्टर के बाद, तो पता लग जाएगा कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये एफ पे है, ये रचनात्मक है, ये फीडबैक के लिए लिया जा रहा है, बाकी दोनों जजमेंट के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस एक तरह से। अब क्यूमुलेटिव फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम तो सीधा रिजल्ट बताएगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, एक्टिविटी हो रही है, तो क्विज जो है आपकी फॉर्मेटिव में आती है। पेन पेपर टेस्ट जो है आपका वो सबमेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कहता है इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच लेवल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स इन्वॉल्व यूजिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और क्रिएट न्यू आइडियाज। बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नए आइडियाज क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट करना, क्रिएटिंग या सिंथेसिस कहते हैं इसको। पुरानी टेक्सोनॉमी में सिंथेसिस नाम था, अब क्रिएटिंग है। ठीक, सिंथेसिस कहते हैं, यानी क्रिएटिंग या रचना करना हाईएस्ट लेवल है, जो 2001 में इनकी टेक्सोनॉमी रिवाइज हुई थी, उसके अनुसार अगर हम देखें, सृजन करना यानी कुछ भी क्रिएट करना। जब आप अपना कुछ लिख रहे हैं, अपना कुछ बना रहे हैं, अपनी कोई थियरम बना रहे हैं, कोई टीचर है, कोई भी व्यक्ति है ना, जब वो अपनी कविता लिख रहे हैं, बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी, लेकिन अब जब आप अपना कुछ नया लिख रहे हैं, तो जो क्रिएशन है वो क्रिएटिंग या सिंथेसिस, कुछ नया क्रिएट करना। एनालिसिस होता है जब आप बाकी चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, फेल हुए तो क्यों हुए, पास हुए तो क्यों हुए। रिमेंबरिंग सीधा याद करना है, अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा समझ करके चीजों को करना, अप्लाइंग है जब आप 2+2 का इस्तेमाल करके आपने एडिशन सीखा, जोड़ना और घटाना सीखा, और दुकान पर जाकर के आप सामान लेकर के आए, ये एप्लीकेशन है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टेक्सोनॉमी का। ब्लूम टेक्सोनॉमी को हम ऐसे देखते हैं, बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने एक 1974 के अराउंड आई थिंक इन्होंने ये टेक्सोनॉमी दी थी। टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण दिया, वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा लर्निंग को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है 3 भागों में हम देखते हैं, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी बच्चे का दिमाग, कॉग्निटिव लेवल जिसमें 6 लेवल्स हैं, जिसके अंदर ये बात चल रही है ना, कि आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, बाकी जितने भी आपका चाहे वो एनालिसिस है, फिर उसके बाद सिंथेसिस है, फिर इवैल्यूएशन आता था, आजकल इवैल्यूएशन नीचे है, सिंथेसिस ऊपर आता है। तो कॉग्निटिव हो गया। अफेक्टिव है इमोशंस बच्चे के इन्वॉल्व हो, यानी दिमाग भी इन्वॉल्व हो और इमोशंस भी इन्वॉल्व हो। फिर आपका
साइकोमोटर है यानी फिजिकली भी वो एक्टिविटी करे, हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा जिसको हम कहते हैं एक तरह से। तो ये बात सही है यहाँ पे। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव लेवल में 6 स्तर हैं, वो देख लेते हैं एक बार, वो 6 कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला है रिमेंबर, इसको हम पहले कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज कह देते थे बेसिकली। ठीक, रिमेंबर यानी चीजों को याद करना, आपने कोई नंबर याद किया, कोई डेफिनेशन याद की है, वो आपका किस में आ जाएगी, नॉलेज में आ जाएगी। नॉलेज का मतलब ये वो वाली नॉलेज नहीं है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, ये नॉलेज सिंपल आपके दिमाग में है, कह देते ना उसकी नॉलेज में डाल दियो भाई, ये बात यानी उसके दिमाग में बस निकल के चली गई, इंफॉर्मेशन की तरह पड़ी हुई है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिमेंबर में। कोई डेफिनेशन याद की हुई है, समझ में नहीं आई, रिमेंबर में है, यानी इसको हम कहते हैं क्या, नॉलेज। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, यानी अब आप समझ रहे हैं किसी चीज को, उस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये है अंडरस्टैंड करना, सेकंड लेवल। फिर थर्ड आता है अप्लाई करना, आपने जोड़ना सीखा, यानी एडिशन की, अब आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझी या याद नहीं किया, अब आपको जोड़ना आता है।